Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. My name is Sayyid Akif Shah and I am lecturer finance at Institute of Business Studies, CUST. Dear student, आज के इस लेक्चर में हम अकाउंटिंग की चैप्टर नंबर 2 के अंदर बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिस्कस करेंगे और इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसको हम बैलेंस शीट कहते हैं, सिर्फ हमारा आज का एजेंडा होगा बैलेंस शीट को डिस्कस करना। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डियर स्टूडेंट, कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती हैं और उसके लिए हमें गैप की प्रिंसिपल्स का नो हाउ होना इंतहाई ज़रूरी है। सो आउट ऑफ दोज गैप प्रिंसिपल, one of the most important gap principle is time period assumption, यानी कि हमने एक particular time period को select करना होगा which is 2000 in our given case, year 2000 को हम ले रहे हैं और वो time period होगा जनवरी 1 से start हो रहा है let's suppose और end हो रहा है दिसंबर 31 के ऊपर। यानी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड हमने सेलेक्ट कर लिया और उसी टाइम पीरियड के दौरानिए के दौरान ही हमने तमाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंटिंग साइकिल को कंप्लीट करना होगा और उस अकाउंटिंग साइकिल की कंप्लीशन पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं जिनको हम कहेंगे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर इस साल ख़त्म होने पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएं तो उन्हें हम कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बट ड्यूरिंग द टाइम पीरियड लेट्स से 3 मंथ्स बाद यानी मार्च 31 को, मार्च 31 के ऊपर अगर हम कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना चाहें तो उसे हम कहेंगे इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन 6 मंथ्स पे भी हम बना सकते हैं सिमिलरली, यानी जून 30 पे बना सकते हैं, 9 मंथ एंडेड पे बना सकते हैं, वो भी इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी। लेकिन जिस वक्त हमारा फिजिकल या फाइनेंशियल ईयर जिस डेट को ख़त्म होगा, स्टार्ट से लेके एंड तक, जब ये ख़त्म हो जाएगा तो उसके आखिर में जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे उनको हम कहेंगे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। So dear student, we have certain number of financial statements जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। वो है बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और इसी तरह हमारे पास एक चौथी स्टेटमेंट होती है स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी एंड सिमिलरली द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। और फिर अपनी रिकन्सिलिएशन के लिए कंपनीज या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट भी बनाती हैं। बट वी गॉट 3 बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओवर हियर इन द बेसिक अकाउंटिंग कोर्स। एक इम्पॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स जो आपने जहन में रखनी है कि हमने किसी न किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सेलेक्ट करना होगा। जैसे यहाँ आज के लेक्चर में हम जिस ऑर्गेनाइजेशन को सेलेक्ट कर रहे हैं वो है कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो वी विल यूज अ कॉर्पोरेशन टू डिस्क्राइब दीज स्टेटमेंट्स वन बाय वन। आज का एजेंडा है सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट को डिस्कस करना, इसलिए हम बाकी चीज़ों को स्किप करके आगे चले जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगा। सो डियर स्टूडेंट, व्हाट इज अ बैलेंस शीट? बाय डेफिनेशन इट डिस्क्राइब्स वेयर द एंटरप्राइज स्टैंड्स एट अ स्पेसिफिक डेट। यहाँ पे चूँकि हमने प्रीवियस स्लाइड के ऊपर हमने एजम्पशन ले ली थी कि कारपोरेशन है, देयरफॉर यहाँ एंटरप्राइज रेफर कर रही है उस कंपनी को। सो कंपनी की जो पोजीशन है एक स्पेसिफिक डेट के ऊपर, फाइनेंशियल पोजीशन, उसको डिस्क्राइब करती है हमारे पास बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट शॉर्टली अगर मैं बताऊं तो प्रॉफिट और लॉसेस को एक्सप्लेन करती है कि एक गिवन टाइम पीरियड के दौरान कंपनी ने प्रॉफिट किया है या लॉस किया है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होगी वो हमें बताती है कि इस गिवन टाइम पीरियड के दौरान, इट कवर्स अ पीरियड ऑफ टाइम, कितनी दफ़ा कैश इनफ्लो हुई और कितनी दफ़ा कैश आउटफ्लो हुई कंपनी। बट हमारा एजेंडा वंस अगेन बैलेंस शीट है, इसलिए हम डिटेल से सिर्फ बैलेंस शीट को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। डियर स्टूडेंट, मैंने स्टार्ट में बताया आपको कि अकाउंटिंग को समझने के लिए हमें कुछ गैप की प्रिंसिपल्स का नो हाउ होना चाहिए। सो वन ऑफ
The most important gap principle is known as business entity principle. इस business entity principle का क्या मतलब है? हमारे पास एक गिवन कारपोरेशन है, उसका नाम है वैगाबॉन्ड ट्रैवल एजेंसी। ये किसी ओनर की है, इसका जाहिर सी बात है कोई ना कोई ओनर होगा। सो इस ओनर ये ओनर इस कंपनी को ओन कर रहा है। और द बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल एक्सप्लेन्स दैट द कंपनीज मैटर एंड द ओनर्स पर्सनल प्रॉपर्टी लाइक व्हीकल, उसकी अपनी ज़ाती कोई गाड़ी हो सकती है, उसका अपना कोई घर हो सकता है पर्सनल प्रॉपर्टी में, या उसका कोई दूसरा बिजनेस भी हो सकता है। तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी और ये वाला बिजनेस वैगाबॉन्ड ट्रैवल एजेंसी, ये दोनों सेपरेट होंगे। इस चीज़ का क्या मतलब है? इस चीज़ का मतलब ये है कि अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो वो इस कंपनी का है, इसका बाकी कंपनी के बिजनेसेस के साथ, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई लेना देना नहीं होगा, यानी ये प्रॉफिट हम वहाँ शो नहीं कर सकते दूसरे बिजनेस में। इस कंपनी की कुछ क्रेडिट्स होंगे, डेट्स होंगे, लाइबिलिटीज़ होंगी। तो क्रेडिटर्स, अगर ये कंपनी लेट से डिफ़ॉल्ट कर रही है, लॉस में जा रही है और डिफ़ॉल्ट कर गई, तो क्रेडिटर्स जो कि यूजुअली बैंकर्स होते हैं, दे कैन नॉट क्लेम कि ओनर अपनी पर्सनल चीज़ें सेल आउट करे, विच इज़ व्हीकल, होम और अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसको सेल करके इस कंपनी की लाइबिलिटीज़ को फुलफिल किया जाएगा। सो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल मीन्स a business entity is separate from the personal affair of its owner. This is one of the gap principle. So अब हम आगे अपनी basic discussion agenda point agenda of this lecture के ऊपर एक बैलेंस शीट को किस तरह से बनाया जाता है। So starting point is बैलेंस शीट का एक दूसरा नाम है जिसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। दिस बैलेंस शीट इज आल्सो नोन एज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि किस तरह से बैलेंस शीट को बनाया जाता है, वो मैं स्टेप वाइज अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट आपको रैंडम डाटा गिवन होगा स्टेटमेंट की फॉर्म में, मैं अभी बोल के बता देता हूँ। लेट्स से क्वेश्चन में होगा कि द वैगाबॉन्ड ट्रैवल एजेंसी एज फॉलोइंग रेलेवेंट अकाउंट्स data available in adjusted trial balance or something like that on December 31st 2002, and you are required to make a balance sheet for this vagabond travel agency at the end of the accounting period, which is December 31st 2002 in our case. कुछ इस तरह का क्वेश्चन होगा और ये रेंडमली ये जो डाटा आपको गिवन है, कैश, नोट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल, सप्लाईज, लैंड बिल्डिंग, ये सारे का सारा इन राइट हैंड साइड में भी कुछ लिखा हुआ है, ये आपको गिवन होगा। तो बैलेंस शीट को समझने से पहले आप ये नीचे एक स्केल या तराजू देख रहे हैं, यहाँ पे ये स्केल, इसका मतलब है कि दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। तो बैलेंस शीट इसको इसीलिए कहते हैं कि इसकी दोनों साइड इक्वल होंगी, ठीक है, इसलिए इसको बैलेंस शीट कहते हैं। तो आइए चलते हैं कि हम देखते हैं कि बैलेंस शीट को किस तरह से बनाना है। तो आपने जहन में सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस रखने होंगे। नंबर 1, सबसे पहले आपने कंपनी का नाम लिखना होगा क्लियरली, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है एग्जैक्टली वैसे का वैसा आपने यहाँ पे कंपनी का नाम लिख लेना है सेंटर में। स्टेप नंबर 2, फिर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नाम लिखना है विच इज़ बैलेंस शीट इन आवर केस। यहाँ पे हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन नहीं लिखते, कुछ बुक्स में या कुछ कंपनीज रियल अकाउंट्स जब बनाती हैं तो वो लिख भी देती हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, लेकिन जो बुक भी आप फॉलो कर रहे हैं तो उसी बुक के रूल्स और रेगुलेशंस को आपने फॉलो करना होगा। यहाँ पे हमने लिख दी स्टेटमेंट का नाम विच इज़ बैलेंस शीट इन आवर केस। तीसरे स्टेप में हमारे पास है डेट को कुछ इस तरह से मेंशन करना है कि सबसे पहले हमने मंथ लिखना है, फिर उस मंथ की जो एंडिंग डेट है जिस पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना चाह रहे हैं वो लिखनी है, एंड फाइनली जिस ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने बनानी है विच इज़ बैलेंस शीट इन आवर केस, तो वो ईयर मेंशन कर लेना है। उसके बाद हमने पेज के ऊपर इस तरह से एक बड़ी लाइन ड्रॉ करनी है और टी शेप बना लेनी है, सेपरेट कर लेना है दोनों साइड्स। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास हैं एसेट्स और राइट हैंड साइड पे हमने लिखनी है लाइबिलिटीज़ एंड ओनर्स इक्विटी।
यूजुअली ये दोनों साइड इक्वल होने चाहिए और इनको हम कहते हैं, इस इक्वेशन को हम कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, और ये हमेशा बैलेंस होनी चाहिए। अगर ये बैलेंस नहीं है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हुई है आपसे, यानी ये वाला बैलेंस 3 लाख और ये एसेट टोटल 3 लाख दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं है तो आपने कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक की हुई है। अच्छा, ये तो हो गए इनिशियल रूल्स रेगुलेशन। अब एसेट्स क्या है? एसेट्स आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ओन बाय द बिजनेस। लाइबिलिटीज़ क्या है? कंपनीज की डेट ऑब्लिगेशन, कहाँ कहाँ से कंपनी ने कर्जा लिया हुआ है। एंड फाइनली ओनर्स इक्विटी क्या चीज़ है? जो ओनर ने अपने पैसे बिजनेस के अंदर कंट्रीब्यूट किए हुए हैं, या विद द पैसेज ऑफ टाइम कंपनी प्रॉफिट कमाती रही और उसको रिटेन कर रही है कुछ पोर्शन को, तो वो रिटेन अर्निंग भी ओनर इक्विटी का पार्ट होगा। जो राइट हैंड साइड है लाइबिलिटी एंड ओनर इक्विटी, इसको हम कहते हैं सोर्सेस ऑफ फाइनेंसिंग। और जो लेफ्ट हैंड साइड है जहाँ पे कंपनी के एसेट इकोनॉमिक रिसोर्सेज लिखे हुए हैं, ये कहाँ से आए हैं? इसको हम कहते हैं यूजेस ऑफ फाइनेंसिंग। तो हमारी कंपनी के पास कैश, नोट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल, सप्लाईज हैं, लैंड, बिल्डिंग, ऑफिस इक्विपमेंट, ये कहाँ से आया? ये राइट हैंड साइड से हमारे पास आ गया। नोट्स पेएबल, जिस अकाउंट टाइटल के साथ भी पेएबल का वर्ड होगा वो लाइबिलिटी होगी, और जिस टाइटल के साथ भी रिसीवेबल का वर्ड होगा वो हमारा एसेट होगा। सो लेट्स रिमूव दीज हाईलाइटिंग, और फिर हम देखते हैं कि किस तरह से बैलेंस शीट को बनाया जाता है। तो इसकी कोई एक पार्टिकुलर सीक्वेंस है जो आपने स्टूडेंट्स ने याद रखनी होगी। आपको क्वेश्चन में रैंडमली गिवन हो गए ये टाइटल्स, ये साइड भी, ये भी मिक्स गिवन हो गया। आपने इसकी सीक्वेंस को याद रखना है। वो सीक्वेंस क्या है? दैट सीक्वेंस इज नोन एज ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, यानी कितनी जल्दी से कोई एसेट कैश में कन्वर्ट होता है। नंबर 1 दो चीज़ें याद रखनी, एंड नंबर 2 कितनी जल्दी से कन्वर्ट होता है और कितना करीब तरीन ओरिजिनल कीमत की, यानी लैंड हमने लेट से 1 लाख डॉलर की खरीदी थी, अगर हम इसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं तो ये 1 लाख डॉलर की ही सेल आउट हो रही है, तो इट मीन्स कि ये ज़्यादा लिक्विड है कंपेयर टू बिल्डिंग की। अगर बिल्डिंग 90,000 की हमने कॉस्ट प्रिंसिपल को जहन में रखते हुए रिकॉर्ड की थी, और अगर हम इसको सेल आउट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ ना कुछ डिप्रिसिएशन आ गई होगी, तो बिल्डिंग की कीमत हमें वो ओरिजिनल नहीं मिलेगी। दिस इज़ द रीज़न कि ये एक स्टेप डाउन हो जाती है। कहने का मतलब ये था कि हमने ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी को फॉलो करना है। कौन सा एसेट कैश में जल्दी कन्वर्ट होता है और ओरिजिनल अमाउंट के नियर बाई अमाउंट के साथ कन्वर्ट हो रहा है कैश में, तो उसको हम ऊपर लिखेंगे। और जो एसेट टाइम ले रहा है, कंज्यूम कर रहा है टाइम टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश, उसको हम नीचे करके लिखेंगे। तो यूजुअली मीग्स, विलियम, हक एंड बर्टनर की जो बुक है उसके अंदर ये वाली सीक्वेंस फॉलो की गई कि सबसे पहले हम कैश लिखते हैं, फिर नोट रिसीवेबल लिखते हैं, फिर अकाउंट रिसीवेबल लिखते हैं, फिर करंट एसेट जो है आपका सप्लाईज, जैसे कि परफ्यूम हो गए, ऑफिस स्टेशनरी हो गई, या कोई इस तरह की कोई ऑफिस क्लीनिंग, ग्लास क्लीनिंग वगैरह की सप्लाईज हैं, तो वो करंट एसेट्स हैं और वो इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश भी है और कंज्यूम भी हो जाती हैं। फिर हम यहाँ से यहाँ तक फिक्स्ड एसेट्स को लिख रहे हैं, लैंड, बिल्डिंग एंड ऑफिस इक्विपमेंट। तो ये तो हो गई सीक्वेंस हमारी लेफ्ट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड पे आपने सिर्फ दो ही चीज़ें याद रखनी होगी स्टूडेंट्स ने। नंबर 1 के नोट्स पेएबल को पहले लिखना है और अकाउंट्स पेएबल को बाद में लिखना है। उसके बाद अगर कोई भी ऐसी लाइबिलिटी है लाइक सैलरीज पेएबल, हमारे केस में यहाँ पे गिवन है $3,000, तो उसको आप इन दोनों के बाद लिखेंगे। या वेजेस पेएबल आ रहा है तो उसको बाद लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। यूटिलिटी बिल पेएबल आ रहा है तो उसको बाद में लिखेंगे। फाइनली यहाँ पे तीसरी हेडिंग देंगे हम ओनर्स इक्विटी की। कैपिटल स्टॉक मींस कि कंपनी ने कितने शेयर्स सेल आउट किए हुए हैं, वो ओनर इक्विटी है। ओनर्स ने पैसा कंट्रीब्यूट किया हुआ है। फिर कंपनी की कोई रिटेन अर्निंग है, यानी पिछले साल कंपनी ने कुछ प्रॉफिट किया और उसमें से कोई पैसा कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया और वो रिटेन कर ली है फॉर द नेक्स्ट ईयर प्रोजेक्ट्स इन्वेस्टमेंट, तो वो हम एंड में यहाँ पे लिखेंगे। अब आते हैं उस ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी को फॉलो करते हुए किस तरह से हमने बैलेंस शीट को बनाना है। सबसे पहले हमने, डियर स्टूडेंट, ये देख लेना है कि सबसे पहले हमने कैश को लिखना है। एक बात और जो आपने जहन में रखनी है, सिर्फ पहली अकाउंट टाइटल के साथ आप
एक डॉलर डिनोमिनेशन शो कर देंगे कि ये कौन सी करेंसी है, बाकियों के साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे जो ये लाइन ड्रा कर रहे हैं, इसके बाद जो बैलेंस आ रहा है इसके साथ आप दोबारा से एक डॉलर साइन मेंशन करेंगे और डबल लाइन लगा देंगे फाइनल बैलेंस के नीचे कि हम इस अमाउंट को क्लोज कर रहे हैं। डबल लाइन अकाउंटिंग में इसका मतलब होता है कि क्वेश्चन ख़त्म हो गया, यहाँ पे अमाउंट क्लोज हो गई है, प्लस करनी थी, माइनस करनी थी, जो भी करनी थी। नाउ व्हाट इज़ नोट्स रिसीवेबल? नोट रिसीवेबल, कंपनी ने अगर किसी को कोई क्रेडिट दिया किसी कस्टमर को और उस कस्टमर ने हमारे साथ कोई लीगल डॉक्यूमेंट साइन किया, अगर तो लीगल डॉक्यूमेंट साइन किया तो वो नोट्स रिसीवेबल आता है और यूजुअली ये 1 साल के टाइम पीरियड के अंदर अंदर हमें कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में। अकाउंट रिसीवेबल इज़ ट्रस्ट बेस्ड, लाइक कंपनी ने किसी ऐसे कस्टमर को क्रेडिट पे चीज़ें बेच दी, सर्विस दी, क्योंकि यहाँ पे कंपनी है ट्रैवल एजेंसी, तो सर्विसेज दे दी हैं किसी दूसरी कंपनी को, और कंपनी को श्योरिटी है कि इसके साथ कोई लीगल डॉक्यूमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये यूजुअली 30 डेज़ के अंदर अंदर हमें ये कस्टमर पेमेंट कर देता है, तो उसको हम अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं। सप्लाईज मैंने आपको एक्सप्लेन की हुई है। लैंड इज़ अ फिक्स एसेट, वो हमने लिख लिया। बिल्डिंग इसलिए नीचे लिख रहे हैं क्योंकि बिल्डिंग को बेचते वक्त उसकी डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो वो ओरिजिनल कॉस्ट से नीचे भी सेल आउट हो सकती है। सिमिलर इज़ द रीज़न फॉर ऑफिस इक्विपमेंट। ये ऑफिस इक्विपमेंट जिस तरह फर्नीचर, फिक्सचर वगैरह हो गया, वो जब आप सेल आउट कर रहे होते हैं, कैश में कन्वर्ट करते हैं, तो वो सेकेंड हैंड फर्नीचर ओरिजिनल कीमत के ऊपर कन्वर्ट नहीं होता, बट काफ़ी लेस अमाउंट के ऊपर आपने वो बेचना पड़ता है। तो ये सीक्वेंस हमने फॉलो की, जिसमें कैश 22,000 था, नोट रिसीवेबल 10,000, अकाउंट रिसीवेबल 60,500, सप्लाईज 2,000, लैंड 100,000, बिल्डिंग 90,000 एंड ऑफिस इक्विपमेंट 15,000। सबको प्लस किया तो टोटल अमाउंट आ गई एसेट की 300,000। दूसरी साइड पे हमारे पास हैं लाइबिलिटीज़। मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे पहले नोट्स पेएबल लिखते हैं। नोट्स पेएबल इज़ यूजुअली अ बैंक लोन। कंपनी ने बैंक से कोई लोन लिया हुआ है और बैंक कभी भी हमें ट्रस्ट की बेसिस पे लोन नहीं देता, वो हमसे लीगल डॉक्यूमेंट साइन करवाता है। तो लीगल डॉक्यूमेंट साइन हो गया तो वो नोट्स पेएबल हो गया। यूजुअली 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर टाइम पीरियड के अंदर अंदर हमने ये पैसे बैंक को वापस करने हैं, यानी कर्जा नंबर 1 पेएबल का वर्ड आ गया। अकाउंट्स पेएबल वो लाइबिलिटी है, हमारी डेट ऑब्लिगेशन है, जो हमें ट्रस्ट की बेसिस पे मिल गया, यानी किसी क्रेडिटर से हमने अपनी कंपनी के लिए, हो सकता है ये ऑफिस इक्विपमेंट कैश की बजाय कर्जे पे लिया हो, तो उसने हमें कुछ टाइम दे दिया। बहुत सारे और कर्जे भी हो सकते हैं, सप्लाईज लेट से हमने ले ली, या बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर को अभी पैसे देने उसने ट्रस्ट कर लिया कि ठीक है जी बाद में दे दें, तो आउट ऑफ दैट अमाउंट $36,000 इज़ आवर अकाउंट पेएबल एंड यूजुअली इसकी पेमेंट डेट 30 डेज़ के अंदर अंदर आपने ये लाइबिलिटी पे करनी होती है। वेयर एज नोट्स पेएबल के लिए 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर्स ज़्यादा टाइम पीरियड होता है, तो वो लाइबिलिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो आपने देनी है, ज़्यादा होती है, तो वो आपने टॉप पे लिख दी। उसके बाद आपने अकाउंट पेएबल की एंट्री कर दी। इसके बाद हमने एम्प्लॉयज़ को कुछ सैलरीज देनी है महीने की, तो वो सैलरीज पेएबल हमारी लाइबिलिटी है, विच इज़ 3,000। सारी लाइबिलिटी जिस वर्ड के साथ अकाउंट के साथ पेएबल का वर्ड होगा तो वो हमारी स्टूडेंट्स लाइबिलिटी होगी, हमने पे करनी, और जिस अकाउंट टाइटल के साथ रिसीवेबल का वर्ड होगा वो हमारा एसेट होगा कंपनी का। सारी लाइबिलिटीज़ को आपने प्लस कर लिया, सिंगल लाइन आपने ड्रा करनी है। ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ इसका ख़ास ख्याल रखना है। सिंगल लाइन आपने ड्रा करनी है और इन सारी लाइबिलिटीज़ को आपने प्लस कर लिया, तो ये हो गई हमारे पास 80,000 कंपनी की लाइबिलिटीज़ हैं, ऑब्लिगेशंस हैं जो कंपनी ने पे करनी है। इसके बाद आता है हमारे पास तीसरा सेक्शन, विच इज़ ओनर्स इक्विटी सेक्शन। कंपनी ने शेयर्स बेचे हुए हैं तो वो शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर हैं, $150,000 के शेयर बेचे हुए हैं, और पिछले साल कंपनी ने कुछ प्रॉफिट किया था, वो सारे का सारा प्रॉफिट डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया कंपनी ने शेयर होल्डर्स को, उसमें से $70,000 कंपनी ने रिटेन कर लिए ईयर 2000 के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए। तो वो भी ओनर इक्विटी का पार्ट होता है। जो स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर मैं बताऊंगा कि किस तरह से ये रिटेन अर्निंग
स्टेटमेंट बनती है एंड देन दिस इज़ द पार्ट ऑफ ओनर इक्विटी स्टेटमेंट। अब यहाँ पे हमने इस 80,000 टोटल लाइबिलिटीज़ को और टोटल इक्विटी को प्लस कर देना है, यानी $80,000 ये, $150,000 दिस एंड $70,000 रिटेन अर्निंग, तीनों को प्लस किया तो दोनों साइड हमारे पास इक्वल आ गई। अगर दोनों साइड इक्वल आ जाती हैं हमारे पास तो ये आपने बिल्कुल सही तरीके से हर एक चीज़ को उसके रेलेवेंट पोजीशन के ऊपर प्लग कर दी है और प्लस माइनस की भी कोई मिस्टेक नहीं है। लेट्स रिमूव दिस पेन इंक। दिस इज़ द फाइनल शेप ऑफ द बैलेंस शीट। मैंने आपको जो बताया है वो चीज़ें आपने जहन में रखनी है। नंबर 1 कंपनी का नाम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नाम, डेट, ये हमारे एसेट्स, ये लाइबिलिटी, और ये सारी की सारी चीज़ें हमने अपनी अपनी जगह पे लगा देनी है। एक चीज़ जो आपने नोट करनी है, दिस इज़ दी मॉनेटरी प्रिंसिपल, कि आपने कौन सी करेंसी यूज़ करनी है उसका एक सैम्पल ज़रूर होना चाहिए। सिंगल लाइन ड्रा करने के बाद आपने दोबारा प्लस करना है और करेंसी यूनिट लगाना है एंड फाइनली ये सारा कुछ हो गया। सो लेट्स वाइंड अप दिस लेक्चर कि एसेट्स क्या थे हमारे पास। These are the economic resources that are owned by the business and are expected to provide positive future cash flow. इन एसेट्स को हमने यूज़ करके फ्यूचर में प्रॉफिट कमाना है, और ये गैप की कुछ प्रिंसिपल हैं जो हम लेटर ऑन आने वाले कुछ लेक्चर्स में हम एक्सप्लेन करेंगे। जब हम अकाउंटिंग साइकिल को एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो उसके अंदर हम कॉस्ट प्रिंसिपल चीज़ों को कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड करना है। बिजनेस विल कंटिन्यू ऑन टिल द डे, ऑब्जेक्टिवली फैक्ट्स एंड फिगर्स को मेंशन करना है एंड देन वी गॉट द स्टेबल डॉलर अजम्पशन। क्योंकि हम कॉस्ट प्रिंसिपल के ऊपर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो अजम्पशन क्या है कि स्टेबल डॉलर है, डॉलर अपनी वैल्यू डिटोरिएट नहीं कर रहा विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये गैप के प्रिंसिपल किसी और लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करूँगा। लाइबिलिटी साइड क्या थी? लाइबिलिटीज़ आर द डेट्स दैट रिप्रेजेंट नेगेटिव फ्यूचर कैश फ्लोज फॉर द इंटरप्राइज। इंटरप्राइज से मुराद वही कंपनी थी, ये वाली वैगाबॉन्ड ट्रैवल एजेंसी। तो ये क्या है? ये फ्यूचर में हमने ये लाइबिलिटी पे करनी होगी। And finally, what is owner equity? This represent the owner's claims to the asset of the business, यानी 1,50,000, 70,000 to $20,000 के एसेट्स के ऊपर जो क्लेम है वो ओनर का है। ये ओनर ने पैसे दिए हुए हैं। ओनर इक्विटी में चेंजेस कैसे आ सकती हैं? अगर ओनर इन्वेस्ट कर रहा है पैसे तो ओनर इक्विटी इंक्रीज होगी, या बिजनेस अर्निंग, जिस तरह के पिछली स्लाइड में था ये बिजनेस अर्निंग थी $70,000, ये ऐड हो सकती है। और कम किस तरह होगी ओनर इक्विटी? या तो ओनर किसी को पेमेंट कर रहा हो, बिजनेस ओनर को पेमेंट कर रहा हो, या बिजनेस को कोई लॉस हो रहा हो, तो ओनर इक्विटी रिड्यूस हो जाएगी। सो लेट्स कंक्लूड अवर लेक्चर कि ये अकाउंटिंग इक्वेशन है जो एक बैलेंस शीट के अंदर मैथमेटिकली तो अवेलेबल थी, डायग्रामेटिकली यहाँ पे एक मैथमेटिकल फॉर्म में है कि एसेट्स आर इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी। Assets were $300,000, liability was $80,000 and owner equity was $220,000। अगर दोनों साइड इक्वल आ रही हैं तो हमारी बैलेंस शीट बिल्कुल ठीक बनी है। अगर दोनों साइड इक्वल नहीं आ रही तो इसका मतलब है आपने कहीं ना कोई वैल्यूज़ में मिस्टेक की होगी, या यहाँ पे कहीं एक ज़ीरो एक्स्ट्रा लगा दिया होगा, यहाँ पे लगा दिया होगा, प्लस की बजाय आपने माइनस कर लिया होगा। तो ये यूजुअल कॉमन मिस्टेक्स बैलेंस शीट को बनाते हुए आ सकती हैं। Thank you very much for watching this lecture. This was a sample lecture in accounting. Allah Hafiz.